हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगटेक। मैं अतुल चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का डे नंबर 14 में एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस ट्यूटोरियल के। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले हम अपने सारे वीडियोस में अपने फॉर्मूलाज के टैब तक का सारा डेटा हमने कवर कर लिया था, जहां पर हमने पीछे 6 टैब जो हैं आपके फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट और फॉर्मूला, ये सारे के सारे 6 टैब हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो सब हमने कवर कर ली थी। स्पेशली फार्मूले की बात करें तो फार्मूले हमने छोड़े थे जो हम आगे आने वाले अपने फार्मूलेस के सेक्शन में कवर करेंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने डेटा के टैब पे। डेटा के टैब में हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, तो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में जितने आज क्या हो जाएँ, बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है गेट ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म यानी डेटा किसी और सोर्स से लेके आना, और ट्रांसफॉर्म यानी उस डेटा में कुछ एडिटिंग आपको करनी है तो वो आप यहाँ पे लाके कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल है उसका डेटा आपको एक्सेल पे लेके आना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट के फॉर्म पे जाना पड़ेगा। आपके पास कोई भी टेक्स्ट फाइल है, जैसे मैंने भी एक सैम्पल के लिए फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे, मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया। जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो वो डेटा उसमें जो भी होगा वो मुझे दिखा देगा पहले यहाँ पे। अब मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म यानी डेटा में कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं ट्रांसफॉर्म मोड पे भी जाके कर सकता हूँ, नहीं तो मैं लोड कर लूँगा और वो एक्सेल शीट पे भी आके मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेरा डेटा दिख रहा है, मैं लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने लोड पे डेटा को क्लिक किया वो डेटा यहाँ पे आ गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटा शीट में लाएंगे तो वो हमेशा आपका टेबल फॉर्मेट में ही आने वाला है। उसको डेटा को जब भी आप एंटर करेंगे तो हमेशा आपको टेबल फॉर्मेट में ही रहेगा। तो डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है, कुछ भी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप ट्रांसफॉर्म मोड में ले जाके वहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पर डिज़ाइन का मोड ऑटोमेटिकली खुल गया, जो मैंने आपको बताया था कि आपका टेबल या कुछ भी आप चीज़ बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक फॉर्मेट अलग से टैब ऐड हो जाता है डिज़ाइन मोड का, तो वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ रहा है वेब। वेब यानी कि आप कहीं भी वेबसाइट या कहीं से भी डेटा लेके आना है। तो हम वेबसाइट खोल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी भी वेबसाइट से आपको कोई डेटा सोर्स लेके आना है। जैसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो भी डेटा मुझे ये अपनी फाइल के अंदर चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर लूँगा। मैंने लिंक को कॉपी किया, उसके बाद मैं गया फ्रॉम वेब पे जाके मैंने यहाँ पर बेसिक यूआरएल पे क्लिक करके इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डेटा है उस वेबसाइट के ऊपर जो आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी होगी, उसके हिसाब से आपकी फाइल लोड होने में टाइम लेगी। अब इसमें 2 ऑप्शन थे, एक बेसिक एडवांस। एडवांस में आपको डेटा का फॉर्मेट थोड़ा स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, वहाँ पे क्लिक करके लिंक अपलोड करने के बाद कि किस तरह से डेटा आपका दिखने में है और कैसा वहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन है, तो वो चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप वहाँ पे आइए और आप बेसिक पे लिंक डालिए, और उसके बाद डेटा जब यहाँ पे लोड होगा तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करने से पहले टेबल का ऑप्शन देगा, वो जो टेबल आपको चाहिए। हमेशा डेटा जब भी किसी वेबसाइट या कहीं से भी आप लोगे तो हमेशा किसी के भी थ्रू आएगा, डेटा आपका हमेशा टेबल फॉर्मेट में ही आएगा। उसके अलावा आपका कोड आ सकता है HTML का, या आपका जो टेक्स्ट का मोड है उस पर ला सकते हो आप। लेकिन अगर आप एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करा रहे हो तो हमेशा जो डेटा आएगा वो आपका टेबल फॉर्मेट में ही रहने वाला है। इसमें भी आपको देखोगे जैसे यहाँ पर मल्टीपल टेबल आ गई, मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करूँगा उसका डेटा लोड होने लगेगा। यहाँ पे मुझे दिखाएगा ये लोड का ऑप्शन है, उसका आगे ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ टेबल 4 पे क्लिक किया और मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा तो एक अलग विंडो ओपन कर देगा जिससे बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर, और वहाँ पर ये डेटा मुझे शो हो जाएगा। अब मैं इस डेटा में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सेल में कर तो सकते हो, लेकिन उनको करने के लिए आपको बहुत यूनिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत फॉर्मूलेज लगाने पड़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में डेटा की क्लीनिंग करनी है, कुछ करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो यहाँ के ऑप्शन है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, या जब हम अपना पावर बीआई का कोर्स करेंगे तो उसमें हम आपको पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ करना सिखाएंगे। अभी के लिए इसको हम के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, और अपने डेटा को वापस लोड कर लेते हैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके। जैसे मैंने क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया तो मेरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड होके आ जाएगा। जैसे पहले भी बताया था कि डेटा कितना ज़्यादा है, कितना डिपेंड करता है आपके लोड होने पे, आपके इंटरनेट की स्पीड पर और वेबसाइट के डेटा पे। तो डेटा यहाँ पे लोड हो के आ चुका है और टेबल फॉर्मेट में आया, जैसे मैंने आपको बताया, तो टेबल का डिज़ाइन यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं वापस जाऊँगा डेटा के फॉर्म पे। अब यहाँ पर मुझे दिखा रहा है फ्रॉम टेबल रेंज। मैं जैसे ही अगला ऑप्शन टेबल रेंज पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वही पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो गई।
अब मुझे लॉजिकली कुछ काम करना है इसमें, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर ये जो मैनेज का फॉर्म है, मुझे ये रिमूव कॉलम करना है। मैंने यहाँ से कॉलम पे रिमूव कॉलम पे क्लिक कर दिया तो वो कॉलम हट गया। या इस तरह से और भी सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा को A to Z करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हम सीखेंगे। तो अभी कि मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और उसके बाद में क्लोज यहाँ पे जाऊँगा, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो जो कॉलम मैंने वहाँ से हटाया था, देखिए वो कॉलम यहाँ पे हट गया। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आप उन्हें डेटा के टैब में जाएंगे, अगर फॉर्म और टेबल की रेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा टेबल फॉर्मेट से हट के एक लोड एंड ट्रांसफॉर्म की विंडो क्वेरी में खुल जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, और वहाँ पर उसमें आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगला ऑप्शन आ रहा है रीसेंट सोर्सेज। रीसेंट सोर्सेज यानी कि जिन सोर्सेज से आपने अब तक डेटा लिया है, आपने कोई शीट एक्सेल की ली है, आपने टेक्स्ट की फाइल ली है, आपने कोई वेबसाइट से डेटा लिया है, कोई भी, यहाँ पर जितने मल्टीपल्स ऑप्शन है आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो एक्सेल की फाइल आपको कहीं से लेनी है वो भी आप यहाँ से लेके आ सकते हैं, जो आपके सिस्टम पे एक्सेल फाइल हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जाके देखेंगे CSV फाइल हमने लेके देख ही ली है, ये SQL है, SQL सर्वर से डेटा आप लेना चाहते हो तो किसी अदर वेरिएंट सोर्स से आप लेना चाहते हो, सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो जिस भी सोर्स से आप डेटा लेके आओगे वो सारे सोर्सेज आपके रीसेंट सोर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप उसको दोबारा लेना चाहते हो तो आप कनेक्ट पे क्लिक करके उस पर क्लिक करके यहाँ से डेटा दोबारा ले सकते हो। मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो मुझे भी जरूरत नहीं है उसके अलावा। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आपके जो कनेक्शन पहले से बने हुए हैं उन कनेक्शन का डेटा आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जो कनेक्शन आपके ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो आपके दिखाएगा, बाकी जिनका रेफरेंस टूट गया है, जिनका डेटा कनेक्शन टूट चुका है, वो रेफरेंस एरर पे शो कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन का डेटा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा। मुझे जो भी फाइल या जो भी चीज़ लेके आनी है, मैं यहाँ पे डेटा सेट पे मेरे को एक फाइल चाहिए, मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ से ओके पे क्लिक किया। अब ये मेरे से पूछेगा आपको किस फील्ड में चाहिए, टेबल में चाहिए, पाइवट चार्ट में चाहिए, अदर किसी कैटेगरीज में चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक पाइवट टेबल दे दो आप, और मैंने यहाँ पर ऐड डेटा मॉड्यूल पे भी क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो डेटा मेरा लोड होके आ जाएगा एक पाइवट टेबल के थ्रू। अगर आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप डेटा लोड करके लाएंगे तो आपकी शीट ब्लैंक होनी चाहिए, नहीं तो उस डेटा पे आपको ये एरर दे देगा। अब मैं वो डेटा यहाँ पे लोड करने की कोशिश करूँगा तो वो एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अपना डेटा लोड करके लाएं तो यहाँ पर आप वो करें। अब मेरा डेटा है मैं यहाँ से एम्प्लॉय ID ले लेता हूँ और नेम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके अलावा मैं नीचे से जाके वीक 6 का डेटा भी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे ID डाल दी, नेम डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं डेटा को बस डू नॉट सब टोटल कर दूंगा। जैसे मैंने डेटा पे डू नॉट सब टोटल किया तो मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इस डेटा के अंदर अब यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय ID, नेम, वीक 6 और वीक 7 का डेटा आ चुका है। एक कनेक्शन बन चुका है, इस डेटा का कनेक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं सोर्स डेटा में जाऊँगा, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये मेरा डेटा सेट का सोर्स डेटा है। तो मैंने वीक 6 और वीक 7 का डेटा लिया है। अब मैं यहाँ पर वीक 6 या वीक 7 में कोई चेंजेस करता हूँ। जैसे मेरे पास ये 2 वीक हैं, मैं इनमें कोई चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय 1 के जो है उसके नंबर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाके डेटा को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये भी रिफ्रेश हो गया। तो जब भी आप डेटा किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो उसके अगर उसका जो सोर्स डेटा है उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो आपकी पाइवट में या अदर जो आपकी टेबल है उसमें भी चेंजेस होने वाले हैं। तो यही बेनिफिट है आपको कनेक्शन का। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं रिफ्रेश का। तो सेम चीज़ है जो मैंने अभी रिफ्रेश यहाँ से किया। अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ जिस शीट पे आप रिफ्रेश कर रहे हैं वहाँ का डेटा रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कबुक में जितनी शीटें हैं हर जगह पर डेटा आपका रिफ्रेश होने वाला है। उसके बाद क्वेरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन, तो आपकी जितनी क्वेरीज एंड कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं शीट के अंदर सारे आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जो हमने वही, अगर हम किसी भी सोर्स से डेटा लेते हैं सारे कनेक्शन तो यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे डेटा रेंज प्रॉपर्टीज का। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसकी प्रॉपर्टी दिखा देगा, आपके डेटा सोर्स की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा देगा। इस डेटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है, यूज इन कहाँ से है, सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज आप यहाँ जाके इस डेटा की चेक कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है क्वेरीज एंड कनेक्शन का। क्वेरीज एंड कनेक्शन में अगला ऑप्शन रह गया वर्कबुक लिंक का। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक ये डेटा है, मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा और मैं कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाता हूं और यहाँ पर मैं Alt+V का बटन प्रेस करके पेस्ट एज अ लिंक कर देता हूं। अब मैंने ये एक लिंक के थ्रू पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसके डेटा सोर्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा तो वर्कबुक लिंक मुझे ऑलरेडी दिखाएगा कि डे 14 वाली लिंक से मेरा ये ऑलरेडी लिंक है इस वर्कबुक से। तो अगर उस डेटा की शीट में मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी चीज़ को चाइना को POK कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लिंक शीट है यानी कि अगर आपके डेटा का ऑलरेडी एक बैकअप हो गया है।
अब आप यहाँ पर कोई काम करें, आप किसी ने ये रिपोर्ट आप चाहते हो कि आपके सीनियर को दिखती रहे एज इट इज, तो आप यहाँ से लिंक के थ्रू उन्हें दे सकते हैं। आप जो भी चेंजेस अपने सोर्स डेटा के अंदर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको पीछे दिखने वाले हैं। तो ये बेनिफिट होता है वर्कबुक के लिंक का। तो यहाँ आपकी शीट में जितने भी लिंक होंगे सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है शॉर्ट और फिल्टर का। तो शॉर्ट और फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं फिल्टर का। तो आपको किसी भी डेटा में कोई फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ जाके फिल्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। आपको कुछ भी देखना है उसको फिल्टर करके कैटेगरीज वाइज या नेम वाइज जैसे भी आप वो देख सकते हैं। ये चीज़ आप या तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2-3 कंट्रीज का डेटा सेलेक्ट कर दिया और बाकी डेटा को हटा दिया। तो मैं यहाँ पे क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि मेरा फिल्टर का ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन मेरा जो डेटा वो क्लियर हो चुका है, उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट किया था लेकिन अब कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। बस मैं अब जिस डेटा सेलेक्ट करूंगा, तो अगर आप क्या चाहते हैं कि आप अपने डेटा को क्लियर करना चाहते हैं लेकिन फिल्टर नहीं हटाना चाहते तो आपको क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। बाकी शॉर्ट के ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन है। अपने डेटा को आप A to Z करिए, Z to A करिए। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। Z to A करना है आपको, A to Z करना है, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं, इनसे भी आप कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट का, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये मल्टी वे में काम करेगा आपके डेटा के ऊपर। मैं यहाँ पे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, शॉर्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए इसने मेरे को पहली कैटेगरी ऑटोमेटिक दे दी। यहाँ पे मैं मल्टीपल कैटेगरी लगा सकता हूँ अपने डेटा के अंदर। तो पहला लेबल लगा हुआ है जो मैंने लगाया है कंट्री के बेस पे, मेरी सेल वैल्यू के हिसाब से मेरा फिल्टर शॉर्ट हो और जो मेरा डेटा है वो A to Z रहे। मैं यहाँ पर A to Z की तरह इस जगह कर देता हूँ यहाँ पे Z to A। और उसके बाद मैं एक लेबल और ऐड कर देता हूँ। इस लेबल के अंदर मैंने क्या कह दिया कि मेरी जो यहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन है वो भी आ जाए, सेल वैल्यू के हिसाब से रहे, लेकिन अब मैं पॉपुलेशन चाहता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाए। तो अब जब ये डेटा को शॉर्ट करेगा तो 2 कैटेगरीज पे शॉर्ट करेगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या रहने वाली है, सबसे पहले कंट्री, दूसरी है पॉपुलेशन। पहले कंट्री करेगा Z to A, उसके बाद पॉपुलेशन को उठाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेगा, एक साथ ही करेगा सारी चीजें। तो मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसने सबसे पहले कंट्री उठाई Z to A, URSP उल्टा हो गया, और पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादा जिसकी थी, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना की है, लेकिन वो सब नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो अल्फाबेटिकल पहले Z to A वर्क करेगा, उसके बाद पॉपुलेशन को देखेगा। मल्टी कैटेगरी पे आपको करना है तो उस केस में आप ये कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन एडवांस के ऑप्शन पे। एडवांस का फिल्टर, यानी एडवांस में क्या फिल्टर होता है कि नॉर्मली अब जब भी आप डेटा को सेलेक्ट करते हो और फिल्टर पे क्लिक करते हो, अब मुझे यहाँ पर देखना है मेरे पास जो डेटा है अलग अलग स्टेट का है। मैंने कह दिया यहाँ पर मुझे सिर्फ बिहार का और दिल्ली का डेटा देखना है। मैंने ओके किया तो बिहार और दिल्ली का डेटा आ गया। या मुझे पर्टिकुलर किसी एक ही सिटी का देखना है, सिर्फ दिल्ली का देखना है, तो मैंने ओके किया और दिल्ली का डेटा देख लिया। लेकिन अगर मुझे डेटा अलग चाहिए तो मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ डेटा। उसके बाद मैंने डेटा को सेलेक्ट कर दिया, एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे को क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है। मेरा डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज मेरा जो है वो ये जो मैंने क्राइटेरिया अलग से लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन कहा और यहाँ पर जाके मैंने एक लोकेशन दे दी। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने जैसे ही ओके किया तो ये डेटा यहाँ पे आ गया। उसमें एक यूनिक का ऑप्शन भी था, अगर मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता तो मेरा डेटा यूनिक आता, लेकिन मेरे डेटा में कोई डुप्लीकेसी थी नहीं, तो इसलिए यूनिक नहीं आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेम डेटा आएगा। तो ये एडवांस का ऑप्शन है। आपके डेटा का बैकअप आपको रखना है या कुछ अदर से यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है डेटा टैब, डेटा मॉड्यूल का। डेटा मॉड्यूल के ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई डेटा है। मेरे पास एक ये डेटा है जिसमें कॉमा लगे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, डेटा को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया। तो अब ये मेरे से डेलीमीटर और फिक्स वेट पूछ रहा है। तो मैं डेलीमीटर करूँ या फिक्स्ड विड्थ करूँ, दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस। उससे मैंने डेलीमीटर पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेरे से कह रहा है कि आप जो डेटा है वो किस बेस पे अलग करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डेटा मेरा अभी सी कॉलम में है। अभी मेरे 3 तरह का डेटा दिख रहा है, जहाँ पे मेरी पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, फिर MTV लिखा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ ये तीनों अलग अलग कॉलम में आ जाए, CDE में फैल जाए मेरा डेटा। तो मुझे यहाँ पर पहले डेलीमीटर देखना पड़ेगा। डेलीमीटर में डेटा के अंदर कॉमा लगा हुआ है हर एक नेम में। पहले MTA लिखा होगा, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर नेम होगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर आगे और कुछ लिखा होगा। तो आपको अपने डेटा का डेलीमीटर चेक करना पड़ेगा क्या हो सकता है। वो कॉमा भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। अगर अदर कुछ है, स्टार, हैश वगैरह कुछ भी है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे में कॉमा ऑलरेडी है तो मैंने ओके किया तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको डेटा प्रीव्यू में दिखाई देगा
कि वहाँ पे कॉमा के साथ उसने दिखा दिया आपका डेटा इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर मैं टैब पे क्लिक रखता, मैं कहीं और क्लिक करता उस तरह से, तो वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरे डेटा में डेलीमीटर की कॉमा है। तो मैंने कॉमा पे सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो आप देखेंगे मेरा डेटा अलग अलग हो गया। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का। हम फॉर्मूलेस लगा के करते हैं, राइट लेफ्ट मिड अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस, लेकिन आपको टेक्स्ट टू कॉलम का लगा के इजी तो हो सकता है। कभी कभी आप जब काम करेंगे तो आपको नेम आ जाएगा पर्सन का, 1 2 3 पर्सन का नेम होता है कि अतुल कुमार चौधरी, किसी के नाम में 2 होते हैं कि अतुल कुमार। तो उस तरह से आप क्या करोगे, अपने टेक्स्ट टू कॉलम से डेटा को ईजिली अलग कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं अब क्या मैंने यहाँ पे फिक्स पे क्लिक किया। फिक्स पे जब मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझे यहाँ पर देखिए कोई डेलीमीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा फिक्स बेस पे है ही नहीं। फिक्स बेस पे डेटा किस तरह का होता है कि फिक्स बेस पे आपको डेटा यहाँ पर आपकी रेंज दिखा देगा, वो ये देखिए इस तरह से। और अभी मेरे यहाँ पर लेंथ अलग अलग है। अब अगर मेरे फिक्स होते कि पहले मेरा जो वर्ड लगा हुआ है MT1, उसमें 3 ही वर्ड रहने वाले हैं, फिर मेरा जो सेकंड नेम है वहाँ पर अतुल जो वहाँ पे लिखा है वो 4 वर्ड का ही है, हर पर्सन का नेम 4 वर्ड का है, हर पर्सन की एम्प्लॉय आईडी 3 वर्ड की है। उसके बाद हर पर्सन का जो आगे लिखा हुआ है MTV, तो मेरा यहाँ पर डेलीमीटर का कोई ऑप्शन नहीं बनता। मैं बस यहाँ पर एक लाइन पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो डेटा उस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहले कॉलम में आपको सिर्फ 3 वर्ड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले में जो रेंज सेलेक्ट करी थी वो 3 की ही करी थी, दूसरे में 4 की करी थी। तो यहाँ पर जो अलग से है उसके लिए वहाँ पर कॉमा भी, जो कॉमा लगा हुआ था वो भी एक डिफरेंट टैक्स ही था, उसके लिए वो डेलीमीटर नहीं था। वहाँ पर आप उसको बस एक टैक्स ही समझेगा जब तक आप उसको खुद नहीं हटाओगे। तो ये 2 तरीके से आप अपने डेटा टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली और समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो दिख रहा है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का ऑप्शन काफ़ी यूजफुल चीज़ है। आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ATUL लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर फ्लैश फिल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा डेटा ऑटोमेटिकली नीचे तक हो गया। तो ये जैसे मैंने लिखा वैसे ही हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले 3 वर्ड कैपिटल लिखे, उसके बाद लास्ट का वर्ड स्मॉल लिखा, तो उसने डेटा को उसी रेंज में लिया है। ज़्यादातर पहले 3 वर्ड कैपिटल होंगे, बाकी सारे वर्ड स्मॉल में होंगे। अगर मैं इसको प्रॉपर वर्ड में लिखता तो देखिए उसी तरह से हो जाएगा। ये फ्लैश टू फिल का बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है। कभी भी हम डेटा यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी आपके डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें डुप्लीकेट हैं और वो आपको हटानी है। तो अभी मैं अपने डेटा को एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ इस डेटा को सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ आके मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं देखूँगा यहाँ से जाके मैं चेक करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा, कनेक्शंस में जाके हाईलाइटेड सेल पे जाके और वैल्यू को डुप्लीकेट को कलर करा दूंगा। तो उसने सारी वैल्यूज को कलर कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी वैल्यू डुप्लीकेट है। हर नाम 3-3 बार लिख दिया है मैंने। तो अगर मुझे किसी को देखना है कि मैंने यहाँ से इस नाम को 3 बार कहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ से जाके फिल्टर लगा लेता हूँ। Ctrl+Shift+L करके मैंने यहाँ पर फिल्टर को सेलेक्ट किया, नाम को सेलेक्ट किया और देखिए 3 बार दिखा रहा है। मैं जैसे ही इसको डिलीट करूंगा तो अब उसका कलर हट गया क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है। तो ये अगर मुझे हटाना है अपने डेटा के अंदर तो मुझे यहाँ से जाके डेटा के ऑप्शन पे जाके और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये मेरे से पूछेगा, अगर मेरे डेटा के अंदर हेडर होंगे तो ये मुझे हेडर दिखाएगा। पहले मैं हेडर पे क्लिक कर देता हूँ, माई डेटा एज ए हेडर, क्योंकि मैंने डेटा हेडर से सेलेक्ट नहीं किया था। उसने मेरे से पूछा, अगर मैं डेटा हेडर से सेलेक्ट करूंगा तो मेरे से पूछने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली हेडर दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यार मेरा जो डेटा है ना वो नेम के बेस से आप रिमूव डुप्लीकेट कर दो। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट रखूंगा तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कर देगा। मैं ओके करूंगा तो अब मेरा डेटा वो दिखा रहा है कि आपके पास 52 डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं, 26 यूनिक रह जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है ओके। आप मेरे डेटा को ओके करते ही वो डेटा रिमूव डुप्लीकेट से हट गया और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट हट चुके हैं डेटा में से, सिर्फ यूनिक डेटा बचा है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है। यहाँ जो आपको चीजें दिख रही है ना डेटा के टैब के अंदर, ये आपके डेटा की मस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको टेक्स्ट टू कॉलम का यूज बार बार आने वाला है, आपको रिमूव डुप्लीकेट का बार बार, और उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है जो आ रहा है डेटा वैलिडेशन, जिसका भी आपको मल्टीपल वेज में यूज आने वाला है। डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए डेटा वैलिडेशन का टैब खुल गया। अलाउ के ऑप्शन में होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, कस्टम, अलग अलग ऑप्शन हैं। अब ये करते क्या है? अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सोर्स पे गया
और यहाँ से मैंने इस डेटा की लिस्ट को पूरी को ले लिया और यहाँ पर ओके पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो अब देखेंगे कि जहाँ मैंने ये टेक्स्ट टू कॉलम लगाया था वहाँ पर एक लिस्ट बन के आ गई। ये देखिए एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया। मैं जिस नेम को सेलेक्ट करूँगा वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। जब आगे आप फ्यूचर में रिपोर्टें बनाएंगे तो उन रिपोर्ट्स में आपको ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ आप हर जगह यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन ऐसा ऑप्शन है आप हर जगह यूज़ करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट ऐसा ऑप्शन है आप हर जगह यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आप देखोगे यहाँ पर। तो मैंने अभी सिर्फ एक लिस्ट दी, आगे मैं इनपुट मैसेज भी दे सकता था। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ एरर के ऑप्शन पे जाके कि अगर इसके अलावा कोई वैल्यू टाइप करे तो उसको स्टॉप कर दे या वार्निंग दे या इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है मैसेज में वो दे। अगर मैं चाहता हूँ नहीं वार्निंग दे सिर्फ और उसको डेटा टाइप करने दे तो वार्निंग देगा, डेटा टाइप करने देगा। अब एक बार हम तीनों को देख लेते हैं। पहला मैं स्टॉप पे क्लिक रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करूँगा तो देखिए मुझे ये टाइप नहीं करने देगा। मैं कुछ भी टाइप करने की यहाँ ट्राई करूँगा तो वो मुझे टाइप नहीं करने देगा। जो मैंने एरर मैसेज दिया उसने मुझे वो मैसेज शो कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं वार्निंग को यहाँ पे सेलेक्ट करके लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैंने वार्निंग पे क्लिक किया, ओके किया। अब मैं येस करूँगा तो वो मुझे सेलेक्ट करने देगा। यहाँ पे देखिए मेरा डेटा चेंज हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कर पाए। तो उसके लिए मुझे हमेशा जो अपना रखना होगा डेटा स्टॉप पे ही रखना होगा। और एक होता है इन्फॉर्मेशन, बस मैं ओके करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, एंटर करूँगा, ओके करूँगा, हो जाएगा। उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी लेकिन मैंने उसी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और मैंने अपना काम कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हो स्टॉप। इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं। आपने अभी लिस्ट पर डेटा दिया, आप किसी की डेट रेंज पर डेटा देना चाहते हो, आप यहाँ पे 2 डेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ यही डेट वहाँ पे कोई डाल पाए, इसके अलावा कोई डेट ना डाल पाए। मैंने ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रहते वो हट गए। अब मैं यहाँ पर एक डेट लिखता हूँ 10/12/2025, तो वो एरर देगा, नहीं जाने देगा मुझे डेट। लेकिन यही डेट अगर मैं डालूंगा 10/10/2023 तो वो डेट डालने देगा, क्योंकि मैंने जो रेंज दी है उसी डेट के बीच की दी है। इसी तरह के मल्टीपल ऑप्शन आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर मिल जाएंगे। आप डेटा वैलिडेशन में चाहे तो डेलीमीटर के बेस पे लगा सकते हैं, अलग अलग तरह के इक्वल टू, डायरेक्ट करके, बिटवीन के ऑप्शंस पे सेलेक्ट करके सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। लिस्ट का ऑप्शन आपको मैंने दिखाई दिया, टाइम के बेस पे लगा सकते हैं, टैक्स लेंथ के बेस पे लगा सकते हैं कि जो भी डेटा यहाँ टाइप करे टैक्स का, उसकी मिनिमम लेंथ रहे 5, मैक्सिमम लेंथ रहे 10। ओके करेंगे तो अब यहाँ पर अगर मैं 1, 2, 3, 4 वर्ड का डेटा टाइप करूँगा तो नहीं करने देगा। जैसे ही मैं 5 वर्ड का टाइप करूँगा तो वो करने देगा मुझे। अगर मैं डेटा 10 वर्ड से ऊपर चला जाऊँगा तो वो मुझे नहीं करने देगा। तो एक टैक्स, ये आपको डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है। लेकिन आपका जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला ऑप्शन है। ये मल्टीपल ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जो भी यूज़ करना है आप सारा कर सकते हैं। कस्टम का ऑप्शन है, कस्टम में आप अपने हिसाब से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि आप जो फॉर्मूला लगा के देखना चाहें वो जब हम फॉर्मूलेस करेंगे तो हम यहाँ पर भी लगा के एक बार चेक जरूर करेंगे। बाकी आप क्लियर ऑल करना चाहते हैं, आप जो वैलिडेशन आपने लगा रखी है उसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, मैं कुछ भी लिखूँ क्या है उस सेल के अंदर से वैलिडेशन हट चुकी है। तो कभी भी डेटा वैलिडेशन आप हटाएंगे तो आप सेल के अंदर जाके रिमूव कर पाएंगे उसको। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का ऑप्शन को अब एक बार देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग तरह का डेटा है। पहले मैं एक न्यू शीट ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास 3 जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एक नई शीट पे जाऊँगा और यहाँ पर कंसोलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैं गया यहाँ पर जनवरी के ऑप्शन पे, मैंने डेटा रेंज को सेलेक्ट कर दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं अपने दूसरे डेटा पे गया, मैंने उसको भी सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद मैं अपने तीसरे मार्च के डेटा पे गया और ऐड पे क्लिक कर दिया। मेरे तीनों मंथ का जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे डेटा है उसकी जो टॉप रो है वो भी अवेलेबल रहे और लेफ्ट कॉलम जो है वो भी रहे। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी डेटा मर्ज करके लाओगे तो आप इसी तरह लाने वाले हो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपका 99% डेटा इसी तरह से आएगा, क्योंकि आपके कॉलम में कोई एक मर्ज चीज़ होगी जिसको आप हिलाना नहीं चाहोगे, या वो सीरियल नंबर हो, चाहे आईडी हो या नेम हो, और हेडर हमेशा आप रखने ही वाले हो। ओके पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर नेम नहीं आया तो मैं नेम लिख देता हूँ।
तो ये देखिए आपका डेटा मर्ज होकर आ गया। अगर आप देखोगे, आप जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की सम देखोगे तो आपके तीनों के सम होकर डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं जनवरी की बात करूँ यहाँ पे, फिर मैं फरवरी की बात करूँगी, क्योंकि ये सेम ही डेटा है, मैंने 3 बार सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाके देख सकता हूँ। इसको मैं इंटू 3 कर देता हूँ, तो देखिए 16,128 आ रहा है। मैं यहाँ जाके देखूंगा तो 16,128, तो ये डेटा आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको ईजिली आप यहाँ से कंबाइंड कंसोलिडेट डेटा बना सकते हैं। उसके बाद तो इस रिलेशनशिप के टैब के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपने डेटा के अंदर 2 टेबल्स बनानी होंगी। जैसे मैंने जनवरी और फरवरी के डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, जो आप इंसर्ट के वर्ड में जाके टेबल पे क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद अब हम पाइवट बनाएंगे। तो मैंने जनवरी के डेटा को एक बार सेलेक्ट किया और यहाँ पाइवट टेबल पे जाके मैंने टेबल रेंज पे क्लिक करके मॉड्यूल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि यहीं पे आप मल्टीपल टेबल जो पाइवट की कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी टेबल यहाँ पे बन के आ गई, पर मेरे पास एक ही टेबल है, मुझे 2 टेबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जाके 10 नंबर की टेबल को शो इन एक्टिव में क्लिक किया, मेरी दोनों टेबल यहाँ पे आ गई, टेबल नंबर 10 और 11 दोनों। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर टेबल को नेम क्या लिया 10 नंबर टेबल से, और 11वीं नंबर की टेबल से मैंने सेल्स को ले लिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो डेटा है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मतलब डेटा कनेक्टेड ही नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर सेम नंबर दिखा रहा है हर एक की सेल का। तो या तो मैं ऑटो डायरेक्ट पे क्लिक करके, ऑटो डिडक्ट पे क्लिक करके डेटा यहाँ से देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ प्रॉपरली खुद जाके, तो मुझे करना होगा डेटा के टैब पे जाना क्लिक और रिलेशनशिप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जी मैं यहाँ पे आया, अब मेरी यहाँ पर जो टेबल है यहाँ से मैं उसको मैनेज करूँगा, यानी उसके कनेक्शन यहाँ से बनाऊँगा। तो मैंने न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले मेरी मेन टेबल लूँगा जो, और उसको किसके बेस पे मैं करा रहा हूँ अपना कनेक्ट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नेम के बेस पे मैं उसको कनेक्ट करा रहा हूँ। तो मेन टेबल पहले मैंने सेलेक्ट करी 11 नंबर, उसके बाद 10 नंबर की टेबल को सिलेक्ट किया, उसने ऑटो फेच कर लिया, नेम के बेस पे हम कनेक्ट करा रहे हैं, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो गया, बन चुका है डेटा के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ईजिली हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट प्राइस कर सकते थे, लेकिन आपने रिलेशनशिप बना लिया, यहाँ से आपका डेटा रिलेशनशिप एक्टिव हो गया। आप यहाँ से डीएक्टिवेशन करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो यहाँ से, एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है आपके डेटा की रिलेशनशिप कहाँ से बनी हुई है, तो आप यहाँ जाके गो पावर विंडो पे जाके आप वो देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको डेटा टूल्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए हम फोरकास्ट और आउटलाइन का ऑप्शन अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया गेट ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शंस, शॉर्ट एंड फिल्टर्स और डेटा टूल्स। क्यों, इसके अंदर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग भी देखते हो, इसके अंदर आप टेक्स्ट टू कॉलम भी देखते हो, रिमूव डुप्लीकेट भी है, कनेक्शंस भी हैं, फ्लैश फिल भी है। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।